हाय, राधे कृष्णा। वेलकम टू स्टडी जीके। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1600 सेंचुरी से हुई थी, 1600 शताब्दी से हुई थी मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम आज पढ़ेंगे हमारी वीडियो में कि जो भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ था वो कब हुआ था, कौन कौन सी कंपनियाँ आई थी भारत में और कौन कौन सी कंपनियों ने भारत में कहाँ पर ट्रेड किया, वो सब पूरी डिटेल में पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है। वैसे तो भारत में जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो पूरी अंग्रेज़ों पर ही रिलेटेड है, बट फिर भी जो स्टार्टिंग हुई थी वो स्टार्टिंग पॉइंट भी देखना ज़रूरी है कि कौन कौन सी कंपनियाँ आई थी, डिस्कवरी किसने की थी भारत की। ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है क्योंकि डिटेल्ड वीडियो है, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो देखिए, भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय में आगमन हुआ था वो पोर्टुगीज़ आए थे। ठीक है। पोर्टुगीज़ के बाद आए थे डच के बाद इंग्लिश। अब यहाँ जो डच और इंग्लिश है वहाँ पर बच्चों को क्या कन्फ्यूज़न होता है, ऑलमोस्ट लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि जो डच है वो बाद में आए थे और इंग्लिश पहले आए थे, बट लेकिन ऐसा नहीं है। डच ही पहले आए थे और इंग्लिश बाद में आए थे। देखिए, जो डच की कंपनी इस्टेब्लिश हो गई थी 1602 में, और इंग्लिश की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो हुई थी 1600 में। उनको परमिशन मिली थी इस्टेब्लिश करने की, मतलब 1600 में इंग्लिश को परमिशन मिल गई थी इस्टेब्लिश करने की। और इन लोगों ने क्या किया था, डच ने 1602 में इस्टेब्लिश कर लिया था। ठीक है। उसके बाद डैनिश आए थे, उसके बाद फ्रेंच आए थे। डैनिश का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहा, इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए हम इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देखेंगे। और फ्रेंच का भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा, वो लास्ट में आए, सबसे लास्ट में, और सबसे पहले चले भी गए भारत में, इसलिए उसका भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। फिर भी हम उसके जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेंगे। ठीक है। और आप ऐसा भी कह सकते हैं जो पोर्टुगीज़ ऐसे थे जो सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे भारत में। ऐसा कहा जाता है कि आज़ादी के बाद भी ये रुके थे, आज़ादी के बाद 1961 के टाइम पे समथिंग पे गए थे ये। ठीक है। अब पोर्टुगीज़ के बारे में देख लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है। जो पोर्टुगीज़ थे वो कहाँ के थे, तो पोर्टुगीज़ थे वो पुर्तगाल के थे। पुर्तगाली जो थे वो पुर्तगाल के थे। पुर्तगाल कहाँ पर है, स्पेन के जस्ट साइड में है। अब आप ये देख लीजिए वर्ल्ड मैप में, ये रहा पुर्तगाल। यहाँ से आए थे पुर्तगाली पानी के रास्ते भारत में ट्रेड करने के लिए। ठीक है। अब जो पुर्तगाली हैं वो भारत क्यों आए थे, तो देखिए उस टाइम में क्या हो रहा था, जो यूरोप है, यूरोप में इटली जो है, ये रही इटली मैप में, ये रही इटली मैप में। इटली का जो व्यापार था वो पूरे यूरोप में फैला हुआ था, जिसके कारण क्या कर रहे थे, जो ट्रेडर्स, बाकी कंट्रीज़ के जो व्यापारी थे वो व्यापार नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर तरीके से, और जो पुर्तगाल वाले थे वो लोग भी व्यापार नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर तरीके से। अब वो दूसरी जगह पे व्यापार करने का सोच रहे थे तो वहाँ भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि देखिए इस साइड भी अगर वो जाते तो उस साइड तर्कीज़ लोग व्यापार कर रहे थे, और इस साइड जो थे वो इजिप्ट वाले लोग, मिस्र के लोग और जो तुर्की लोग थे वो लोग व्यापार कर रहे थे। तो इधर साइड तो जाना पॉसिबल ही नहीं था। तो उन लोगों ने क्या किया, जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उस टाइम पे यूरोपियन थे, उन लोगों में एक खासियत ये थी कि वो लोग जो समुद्र का रास्ता है उसको अच्छे से, समुद्र के रास्ते से नई नई जगहों की खोज करने में माहिर थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो माहिर थे वो पुर्तगाल के जो लोग थे वो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा माहिर थे। तो पुर्तगालियों ने, और उस टाइम पे क्या था कि जो दिशा सूचक है कंपास, उसकी भी डिस्कवरी हो गई थी, जो इन लोगों के लिए हेल्पफुल थी, और उसकी हेल्प से ये लोग नई नई जगहों का खोज कर रहे थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो पुर्तगाल के प्रिंस थे, पुर्तगाल के राजा जिनका नाम प्रिंस हेनरी था, उन्होंने क्या किया, इनकरेज किया, जो यात्री थे, समुद्री यात्री, उन लोगों को इनकरेज किया कि आप जाके एक ऐसी जगह खोजिए जहाँ पर हम आसानी से व्यापार कर सकें। तो जो उनसे इनकरेज होके जो फर्स्ट यात्री था बारोलोमियो डियाज, वो आया और वो कहाँ पहुँचा, कैप ऑफ गुड होप पहुँचा, अफ्रीका के, ये यहाँ से आया था वो, और ये इधर से कैप ऑफ गुड होप पहुँचा 1488 में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जो कैप ऑफ गुड होप है उसकी खोज किसने की थी,
तो कैप ऑफ गुड होप है जो कि आइलैंड है अफ्रीका का, उसकी खोज की थी बार्थोलोमेव डियाज ने 1888 में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब इन्होंने खोज की किसकी, कैप ऑफ गुड होप की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक और था इटली का समुद्री यात्री जो कि माहिर था नई जगहों की खोज करने में। तो उनको क्या किया, पुर्तगाल वालों ने और स्पेन वालों ने उनको खूब सारे पैसे दिए और कहा कि आप जाइए और जाके भारत की, एशिया में एक महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में एक जगह है जिसका नाम भारत है, उसको सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। ऐसा वो लोग इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये जो पुर्तगालीज थे और स्पेन वाले, उन लोगों ने ऐसा टर्की से सुना था, उन्होंने देखा था कि जो टर्कीज़ हैं वो लोग एशिया महाद्वीप में जाते हैं और व्यापार कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कोलंबस को कहा कि आप जाइए और जाके व्यापार देखिए कि खोजिए वो जगह को, भारत को, जिसे सोने की चिड़िया कहा जा सकता है। तो कोलंबस गया खोज के लिए भारत की, पर वो गलती से कहाँ पहुँच गया, अमेरिका। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 1492 में जो अमेरिका की खोज की है वो कोलंबस ने की थी, पर ये जो खोज हुई थी वो क्या हुई थी, गलती से हुई थी, ठीक है। अगर वो कोलंबस गलती से अमेरिका की खोज नहीं करता तो आज हमको अमेरिका का पता नहीं चलता, जो कि विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, अभी उसका पता ही नहीं चलता हमको। देखिए अब गलती से हुआ जैसे भी, पर अमेरिका की खोज हुई और वह सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो अमेरिका की खोज की है वो किसने की है, तो अमेरिका की खोज जो की है वो की थी कोलंबस ने की थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक और यात्री आया जो कि लिस्बन के थे। लिस्बन जो है वो पुर्तगाल की कैपिटल है और जो पुर्तगाल की करेंसी है, मुद्रा है, वो है यूरो, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पे इतनी बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो उनको बोला गया कि जाइए आप भारत, आप जाइए और भारत की खोज कीजिए। तो वो गए, वो आए पुर्तगाल के रास्ते, वो यहाँ से आए, यहाँ से आके फिर वो यहाँ रुके कैप ऑफ गुड होप पे। यहाँ पर उनको एक गुजराती नेविगेटर मिला, आईबीएन मस्जिद नाम का। उन्होंने क्या किया, वास्को डिगामा की हेल्प की और वास्को डिगामा की हेल्प से ये इस रास्तों इन जगहों पे रुकते रुकते उनकी हेल्प से 1498 में कहाँ गए, कैलीकट पहुँचे। तो कैलीकट में पहुँचे और कैलीकट में है ना, कैलीकट में उस टाइम पे जो लोकल राजा थे कैलीकट केरल में है, कैलीकट के जो लोकल राजा थे जमोरिन, उन्होंने उनका बहुत ही अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से उनका वेलकम किया। उस टाइम पे जो वास्को डिगामा है उनको लग रहा था कि हम दूसरी इस कंट्री में ट्रेड करने जा रहे हैं, कहीं वह हम पे हमला नहीं कर दें। पर यहाँ भारत के जो लोग थे उन्होंने ये देखा कि भारत के लोग बहुत ही ज़्यादा उदार है, वो इतने अच्छे से वेलकम कर रहे हैं हमारा, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। और उन्होंने क्या किया, वहाँ पर 3 महीने स्टे किया, 3 महीने रहे वहाँ पर। और वहाँ पर उन्होंने ये देखा कि वो जो भारत का खाना है, उनके खाने में जो मसालों की टेस्ट है सब्जियों में, उनको वो टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो मसाले थे हमारे भारत के, वो मसाले लिए, कुछ मसाले ख़रीदे और कुछ मेडिसिन, जड़ी बूटी ख़रीदी और वो वापस पुर्तगाल चले गए। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो वो आए थे 1498 में फर्स्ट टाइम भारत, तो 3 महीने रहे थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी कि वास्को डिगामा जो है वो भारत में टोटल टाइम्स कितने बार आए थे, तो वास्को डिगामा जी है जो भारत में टोटल 3 टाइम्स आए थे। जब लास्ट टाइम आए थे भारत तो उनको है ना वाइसराय बना दिया गया था इंडिया का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वापस चले गए इसी रास्ते से पुर्तगाल चले गए। फिर पुर्तगाल जाके उन्होंने क्या किया, जो ये मसाले लेके आए थे ये कैलीकट से, उसको उन्होंने बेचा, ट्रेड किया उससे, और उन्होंने जो इससे प्रॉफिट कमाया, ये उनके जो एक्चुअल प्रॉफिट था उससे 60 टाइम्स मोर देन था, 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। तो उन्होंने क्या किया, ये जो बात है उनके मित्रों को बताई कि देखो मैं भारत गया था, भारत से मैं मसाले लेके आया तो मुझे इतना प्रॉफिट मिला। तो ये जो पेड्रो अल्वेरेस कैब्रल है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बात जो पुर्तगाल की गवर्नमेंट थी उनको बताई। तो पुर्तगाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक चार्टर इशू किया और उसके चार्टर के थ्रू उन्होंने क्या बोला कि जाइए, आप जाके भारत जाइए और भारत जाके हमारी अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कीजिए।
ठीक है। तो पेड्रो अल्वारेस कैब्रल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पेड्रो अल्वारेस जो कैब्रल हैं उन्होंने ब्राज़ील की डिस्कवरी की थी। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ब्राज़ील की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? तो ब्राज़ील की जो डिस्कवरी की थी वो पेड्रो अल्वारेस कैब्रल ने की थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ब्राज़ील की डिस्कवरी किसने की थी? ब्राज़ील की डिस्कवरी पेड्रो अल्वारेस कैब्रल ने की थी। ठीक है, तो फिर वो गए, भारत आए। फिर भारत में उन्होंने क्या किया, 1500 से 1502 के बीच में उन्होंने अपनी फैक्ट्री कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी। पहली फैक्ट्री कहाँ डाली थी? कोचीन में इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, ये रहा कोचीन। आप देखिए, उन्होंने कोचीन में फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। उसके बाद क्या किया उन लोगों ने? जब कोचीन में फैक्ट्री तो इस्टेब्लिश कर लिया, भारत में ट्रेड करना है, तो उन्होंने क्या किया कि 4-5 साल बाद धीरे धीरे आधिपत्य जमाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पर अपने गवर्नर बना दिए गए इंडिया में। तो उनका जो फर्स्ट गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा। जो फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा थे उनके फर्स्ट गवर्नर थे। ठीक है, जो ये फर्स्ट गवर्नर बने थे वो 1505 में बने थे। तो उनको गवर्नर इस कंडीशन पे रखा गया था, उनको गवर्नर बनाने की ये कंडीशन रखी गई थी कि आप जाएंगे और वहाँ पर फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करेंगे जो साउथ वेस्टर्न इंडियन कोस्ट है, पश्चिम जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट है इंडियन का, साउथ वेस्टर्न इंडियन कोस्ट है, अजय डीवा आइलैंड और कैन्नौर, कोचीन और क्विलिन, वहाँ पर जाके आप फैक्ट्री बिल्ड करेंगे। तो वो फैक्ट्री तो बिल्ड कर रहे थे। देखिए, आगे तक बढ़ते गए, ये फैक्ट्री यहाँ से बढ़ते गए कोचीन से, फिर कालीकट में बनाया, फिर कैन्नौर में बनाया, फिर मंगलोर में बनाया, फिर गोवा में बनाया। तो ये आगे बढ़ते जा रहे थे। पर उस टाइम पे अब इंडिया में दूसरे लोकल राजा भी तो होंगे। तो लोकल राजा को अगर आप बिना उनकी परमिशन के आप किसी भी जगह पे आप जाते हैं, बिना किसी परमिशन के आप ट्रेड करते हैं, तो सामने वाला तो गुस्सा होगा ही, उसको बुरा तो लगेगा ही। तो क्या हुआ, उन्होंने जो वहाँ के सुल्तान थे महमूद बेगारा और जो सुल्तान थे टर्की के और इजिप्ट के सुल्तान, उन लोगों ने क्या किया, आपस में एक अलायंस बनाया, मतलब एक संधि टाइप की, गठबंधन टाइप का बनाया तीनों ने, और फ्रांसिस्को दे अल्मेड़ा के साथ बैटल किया। ठीक है, वो जो बैटल हुआ था 1508 में, 1508 में, उस बैटल को कहा गया बैटल ऑफ चॉल। इस बैटल में क्या हुआ था, जो पोर्टुगीज़ थे, जो अल्मेड़ा था पोर्टुगीज़ का, उसकी हार हो गई थी और उसमें उन्होंने अपना एक जो बेटा है वो भी खो दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड गवर्नर आया। जो सेकंड गवर्नर था वो 1510 में आया, जिसका नाम था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। जो अल्फांसो दी अल्बुकर्क है उसको रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, और इसने क्या किया था, 1510 में इन्होंने 1510 में बीजापुर के सुल्तान पे अटैक कर दिया। बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह पे अटैक किया और उनसे गोवा छीन लिया। ठीक है, उनसे गोवा छीन लिया और उन्होंने क्या किया, जो कोचीन थी पोर्टुगीज़ की, पहले जो कोचीन थी पोर्टुगीज़ की हेड क्वार्टर था, तो उसको चेंज करके ट्रांसफ़र करके उन्होंने गोवा रख दिया था। ठीक है, अब इन्होंने गोवा रखा था, तो देखिए गोवा से क्या क्या प्रॉफिट हो रहा था इनको। गोवा रख दिया था तो इन लोग जो थे, गोवा रखने से इन लोगों को ये प्रॉफिट हो रहा था कि ये ऊपर की जितनी भी कंपनीज थी उस पर भी नज़र रख रहे थे और नीचे में जितने भी इन्होंने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की थी उन पर भी नज़र रख रहे थे, और साथ में जो अदर ट्रेडर्स ना आ पाए, मतलब अदर दूसरे व्यापारी जो भारत में आने की कोशिश कर रहे वो ना आ पाए और इन पे कोई हमला करता है उसके लिए भी, और दूसरी जगह से आने वाले लोगों से भी ये टैक्सेस लिया करते थे। ठीक है, और जो पोर्टुगीज़ है वो लोग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन लोगों पोर्टुगीज़ ने ना फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन सेटअप की थी इंडिया में 1556 में, और तंबाकू भी, जो तंबाकू है वो भी पोर्टुगीज़ द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। अब एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि पोर्टुगीज़ है, कंटेम्प्रेरी टाइप्स वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं यूपीएससी में। इतना आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी जो है वो कंटेम्प्रेरी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1498 में जो पोर्टुगीज़ है उनके कंटेम्प्रेरी, मतलब उनके जो कंटेम्प्रेरी थे इंडिया में, किसका शासनकाल था। तो 1498 में जो पोर्टुगीज़ के कंटेम्प्रेरी थे वो थे दिल्ली सल्तनत, क्योंकि जो
मुग़ल सल्तनत है उसका जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1556 से स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी थे वो दिल्ली सल्तनत थी, ठीक है। ये रही दिल्ली सल्तनत थी। अब चलते हैं डच की तरफ, ठीक है। जो डच थे उन्होंने अपनी फैक्ट्री, डच जो थे वो नीदरलैंड के निवासी थे, और जो डच थे उन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी यूनाइटेड ईस्ट इंडीज़ कंपनी, जो कि की थी उन्होंने 1602 में इस्टेब्लिश की थी। कहाँ इस्टेब्लिश की थी? तो उन्होंने इस्टेब्लिश की थी वो पुलिकट में। फिर उसके बाद पुलिकट के बाद उन्होंने एक और अनदर फैक्ट्री इस्टेब्लिश की मसूलीपट्टनम में। हाँ, जो डच थे वो लोग पोर्टुगीज़ जैसे ट्रेड करने आए थे, मसालों का ट्रेड करने आए थे, मसालों और जड़ी बूटियों का ट्रेड करने आए थे। वैसे जो डच थे वो लोग जो थे वो अफ़ीम का नीला सोहरा, लाइक जिसको इंडिगो बोलते हैं, नीला सोहरा, चावल, चना और सूती वस्त्र, इस टाइप की उद्योगों का व्यापार करने आए थे। और ऐसा कहा जाता है कि जो सूती वस्त्र है उसको जो पूरा फेमस किया है वो किया गया है डचों के द्वारा ही फेमस किया गया है, जो इंडिया के सूती वस्त्र हैं उनको, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, इन लोगों ने अपनी नेक्स्ट जो कैपिटल है उसको चेंज करके नागापट्टनम कर दी थी 1605 में, पुलिकट को चेंज करके, ठीक है। फिर उसके बाद जो डच थे, अब उस टाइम पे क्या हो रहा था, 1608 में इंग्लिश भी आ गए। 1608 में क्या हुआ, 1608 में इंग्लिश भी आ गए। फिर उसके बाद डच, पोर्टुगीज़ तो पहले से ही थे, डच भी थे। तो डच पहले धीरे धीरे क्या कर रहे थे, जो पोर्टुगीज़ की जगह थी, फैक्ट्रीज थे, उस पर तो आधिपत्य कर ही रहे थे। पर इंग्लिश के साथ क्या हुआ, इंग्लिश जब आए तो इन दोनों में बैटल की संभावना हुई। तो जो डच थे उन लोगों ने एक प्रस्ताव रखा इंग्लिश के सामने 1667 में कि आप हमें इंडोनेशिया दे दीजिए, क्योंकि उस टाइम जो पूरा ट्रेड वाला, व्यापार वाला सिस्टम चल रहा था वो पूरे एशिया महाद्वीप में चल रहा था। तो एशिया के महाद्वीप में जो इंडोनेशिया है वो इंडिया के जस्ट बाजू में ही था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप हमें इंडोनेशिया दे दीजिए, आप इंडिया रख लीजिए। पर जो इंग्लिश थे वो शुरू से ही धोखेबाज थे, धोखेबाज नहीं होते हैं, अगर हड़प नीति वगैरह नहीं अपनाते तो अपने इंडिया में राज नहीं कर पाते, और अपने इंडिया वाले सीधे साधे थे, इसलिए फंस गए उनकी बातों में, ठीक है। इंडियंस जो रहते हैं वो हमेशा से भोले ही रहते हैं, ठीक है। फिर तो उस टाइम पे ऐसा उन्होंने किया, डच के साथ भी ऐसा ही किया उन्होंने। और फिर डच की बात नहीं मानी इन लोगों ने, तो उन्होंने क्या किया, दोनों के बीच में एक बैटल हुआ जिसका नाम था बैटल ऑफ बेदारा। जो बैटल ऑफ बेदारा हुआ उसमें क्या हुआ, जो डच थे वो बुरी तरीके से हार गए, क्योंकि डच थे, उन लोगों को कोई तैयारी भी नहीं थी उन लोगों की प्रॉपर, तो उन लोग हार गए बहुत बुरी तरीके से। और ऐसा कहा जाता है कि जो डच थे इस बैटल में इतनी बुरी तरीके से हार गए थे कि उनको ट्रेड तो बहुत दूर की बात, वो इंडिया से जाने लग गए थे, इंडिया से, मतलब इंडिया से उनका पलायन होने लग गया था, ठीक है। तो फिर इतना ही था आज की वीडियो में डच के बारे में भी, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी ये आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश का डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इंग्लिश ने कहाँ कहाँ ट्रेड किया। डैनिश और फ्रेंच का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम डैनिश और फ्रेंच के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही देखेंगे वीडियो में। बाकी तो जो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपको पता ही है कि इंग्लिश के ऊपर ही पूरी बेस्ड है, तो इंग्लिश का हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, लाइक बैटल ऑफ प्लासी, कर्नाटिक वार्स, सबकी हम अलग अलग स्पेशल वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। इफ़ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।